नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपके लिए लेके आए हैं बेहद बड़ी खबर। और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से पंजाब हरियाणा में बिल्कुल ठप हो गई है रेलवे सेवाएं। कुल 34 ट्रेनों पर है इसका असर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, बोले सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 1 अप्रैल से बढ़ सकती है महंगाई। अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, टीवी, हवाई सफर समेत कई चीजें हो जाएंगी महंगी और आम आदमी की जेब पर फिर से बढ़ने वाला है बोझ। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार के महंगाई बढ़ाओ नीति का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पंजाब हरियाणा में बिल्कुल ठप हुई रेल सेवाएं, कुल 34 ट्रेनों पर असर। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ कई राज्यों के किसान नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन पहले से थोड़ा थम गया है, हालांकि किसान संगठनों ने प्रदर्शन का अलग अलग तरीका निकाला है। शुक्रवार यानी 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का प्रदर्शन बंद के तहत जारी है। पंजाब हरियाणा में रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी यह भी मिली कि किसानों ने गाजीपुर के पास NH9 बंद किया है। बीच में पुलिस ने ये रास्ता खोला था। किसानों के रास्ते बंद करने के बाद पुलिस ने भी बैरिकेड लगा दिए हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर को पुलिस ने बंद कर दिया है। रेलवे पुलिस अधिकारी होशियार सिंह ने बताया कि आज के बंद के चलते 10 एक्सप्रेस ट्रेन और 50 से ज्यादा मालगाड़ी प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर रेलों का परिचालन बंद हो गया है और सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस मुस्तैद है। किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। किसान नेता बोले कि उन्हें सभी यूनियनों का सहयोग मिल रहा है। अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो पूरे देश को अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के साथ किसान ट्रैक पर बैठे हैं। असौदा स्टेशन पर EMU ट्रेन और नागलोई में गोरखधाम एक्सप्रेस रेल रोकी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आज शाम 6 बजे तक चलेगा। आम लोगों से किसान नेताओं ने की सहयोग की अपील की है। बाजार बंद का भी आह्वान किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद को राहुल गांधी का समर्थन, बोले सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को कहा कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय और अहंकार का अंत होता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत का इतिहास गवाह है कि सत्याग्रह से ही अत्याचार, अन्याय व अहंकार का अंत होता है। आंदोलन देशहित में हो और शांतिपूर्ण हो। कई किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के निकट सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसान 3 कृषि कानूनों को वापस लेने और उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के मद्देनजर गाजीपुर सीमा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 के दोनों ओर के परिवहन मार्ग बंद कर दिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्वीट किया कि गाजीपुर सीमा पर NH24 पर यातायात बंद है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 1 अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, टीवी, हवाई सफर समेत ये चीज होंगी महंगी। जाने आम आदमी की जेब पर कितना पड़ेगा बोझ। जी हां दोस्तों, सप्ताह भर बाद हम इस साल के नए माह अप्रैल में प्रवेश कर जाएंगे। 1 अप्रैल आने ही वाला है और अप्रैल आम आदमी के लिए कई चुनौती लेकर आ रहा है, जहां आम आदमी की जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। जी हां, जहां एक तरफ पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने जीना मुहाल कर रखा है, वहीं दूसरी तरफ 1 अप्रैल से दूध, एयर कंडीशनर, पंखा, टीवी, स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से टोल टैक्स और बिजली के लिए अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं 1 अप्रैल से क्या कुछ महंगा होगा और इसके लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे। 1 अप्रैल से 3 रुपए बढ़ेंगे दूध के दाम। दूध के दाम बढ़ाने पर व्यापारियों ने फैसला ले लिया है। किसानों ने दूध के दाम 55 रुपए प्रति लीटर करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि वे 3 रुपए ही दूध के दाम बढ़ाएंगे। बढ़े हुए दाम 1 अप्रैल से लागू होंगे, यानी 1 अप्रैल से आपको दूध 49 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। एक्सप्रेस वे पर सफर करना पड़ेगा महंगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सफर और महंगा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरों को मंजूरी दे दी है। कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बिजली के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। बिहार के लोगों को 1 अप्रैल से बिजली विभाग झटका देने की तैयारी कर रहा है। बिहार वासियों को अगले महीने से बिजली के लिए ज्यादा बिल चुकाना पड़ सकता है। बिजली विभाग के मुताबिक साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली की दर में 9 से 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर इस प्रस्ताव को यदि बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग मान लेता है तो उपभोक्ताओं पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने के संकेत मिल रहे हैं।
1 अप्रैल से महंगा होगा हवाई सफर। अगर आप अक्सर फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए यह झटका है। जल्द ही आपको फ्लाइट से उड़ान भरने के लिए अधिक रकम देनी होगी। हाल ही में केंद्र सरकार के डोमेस्टिक फ्लाइट्स किराए की लोअर लिमिट को 5% बढ़ाने का फैसला किया। अब 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस यानी ASF भी बढ़ने वाली है। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपए होगी। फिलहाल यह 160 रुपए है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो इनके लिए शुल्क $5.2 से बढ़कर $12 हो जाएगा। ये नई दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाली टिकटों पर लागू होंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन, अजीत पवार बोले। पहले 2 अप्रैल तक देखेंगे हालात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हम राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को मॉनिटर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक नजर रखी जाएगी। अगर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते रहे तो सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। राज्य में नई सख्ती का ऐलान। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अजीत पवार ने नई गाइडलाइंस का भी ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल, मार्केट, सिनेमा हॉल को भी अभी 50% क्षमता के साथ ही काम करना चाहिए। साथ ही किसी भी शादी में 50 लोगों से अधिक लोग नहीं आने चाहिए। अजीत पवार ने ऐलान किया कि अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी जाएगी, जबकि अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए बेड रिजर्व किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों से भी 50% बेड रिजर्व रखने को कहा गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि सभी मेडिकल स्टाफ और अन्य अधिकारियों की यही राय है कि अगर कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो सख्त लॉकडाउन लागू करना होगा। इस पर अगले शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा, लेकिन हालात बिगड़े तो पहले भी लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। अजीत पवार ने ऐलान किया कि लोगों को होली पर ध्यान रखना होगा, कोई भी भीड़ न लगाएं, वरना कोरोना का संकट बेकाबू हो सकता है। मुंबई में अब किसी भी मॉल में एंट्री के लिए एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के कारण सबसे बुरे हालात हैं। राज्य में पिछले 3 दिन में ही 1 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। बीते दिन भी राज्य में 35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि उससे पहले भी 2 दिन लगातार 30,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। देश में इस वक्त जितने भी केस आ रहे हैं उनमें से 60% से अधिक केस महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्र में अभी से ही करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे पाबंदियों को लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद के बीच गाजीपुर बॉर्डर से सामने आया अनोखा वीडियो। होली के गानों पर डांस कर किसान कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। किसानों ने भारत बंद बुलाया है। देश भर में किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली की सीमाओं पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डांस कर कृषि कानूनों का विरोध जता रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर बंद है, कोई दिल्ली की ओर आ सकता है और ना ही कोई दिल्ली ओर जा सकता है। किसान सड़क में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का आज भारत बंद, रेल, सड़क, मार्केट सभी रहेंगे बंद। दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का ऐलान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष के 4 माह पूरे होने पर अब किसान संयुक्त मोर्चा ने आज 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। आज शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक यह बंद रहेगा। इस दौरान देश भर की सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान सभी बंद रहेंगे। साथ ही सभी छोटी व बड़ी सड़कें और ट्रेनों को जाम करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने सिर्फ एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद रखने का फैसला किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शनपाल सिंह के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष को आज 26 मार्च को 4 माह पूरे हो रहे हैं। इस पर किसान मोर्चा ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम किसान, मजदूर व छात्र संगठनों, बाल संघ, राजनीतिक दलों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। दर्शनपाल ने कहा है कि तमाम छोटी और बड़ी सड़कों के बंद रखने के साथ साथ ट्रेनों को भी जाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने साफ किया है कि भारत बंद का प्रभाव दिल्ली के भीतर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है वह सड़कें पहले से ही बंद हैं, लेकिन इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खुले हुए थे। उन्होंने कहा कि आज के भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली के जो रास्ते खुले हुए हैं उनका आवागमन बंद होने की वजह से लोगों को आज भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। डॉक्टर पाल ने बताया कि जिन मांगों को लेकर भारत बंद किया जा रहा है उनमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी व खरीद पर कानून बनाने, किसानों पर किए गए सभी पुलिस केस रद्द करने, बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस कराने और डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों को कम करने की मांगे प्रमुख रूप से शामिल हैं। मोर्चा ने सभी प्रदर्शनकारी नागरिकों से अपील की है कि वह इस दौरान शांति बनाकर बंद को सफल बनाएं, किसी प्रकार की अनावश्यक बहस में ना पड़े। उन्होंने कहा कि यह किसानों के सब्र का ही परिणाम है कि आंदोलन इतना लंबा चला है। उन्होंने कहा कि हमें निरंतर इस संघर्ष में सफलता मिल रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से मुंबई में बिगड़ रहे हालात, क्या लगेगा लॉकडाउन? मेयर ने दिए बड़े संकेत। जी हां दोस्तों, मुंबई शहर में कोरोना के बिगड़ते हालात एक बार फिर गंभीर स्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीते सप्ताह के दौरान शहर में कोरोना महामारी के सभी रिकॉर्ड चिंताजनक रूप से टूटे। रोजाना आने वाले नए संक्रमण मामलों से शहर के हालात बेहद बुरी स्थिति में दिख रहे हैं। इसके संकेत शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी दिए हैं। उन्होंने न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि लोगों द्वारा नियमों का पालन न करने की वजह से लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार ज्यादातर मामले बहुमंजिला इमारतों से आ रहे हैं। लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन के नियमों का ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पूरे कॉम्प्लेक्स को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ रहा है। इससे पहले मुंबई में बुधवार को 5185 केस सामने आए। महामारी की शुरुआत होने के बाद से यह पहली बार है कि वायरस से बुरी तरह प्रभावित शीर्ष 10 जिलों में शामिल मुंबई में 5000 से ज्यादा केस आए हैं। मुंबई में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,74,641 हो गई है। बीएमसी द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों के बाद भी मुंबई में कोरोना मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बीएमसी ने लोगों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। संक्रमण को रोकने के लिए बीएमसी ने सार्वजनिक जगहों पर होने वाले होली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही मॉल जाने वाले लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य तक कर दिया है। मुंबई का कोविड हॉटस्पॉट बना हुआ है। प्रशासन ने जुहू बीच को पूरी तरह से रोकने की योजना बनाई हुई है। महाराष्ट्र में बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक सबसे अधिक 31,855 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 25,64,881 हो गई है। इससे पहले राज्य में 21 मार्च को संक्रमण के सबसे अधिक 30,535 मामले सामने आए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता का चुनाव आयोग पर हमला, बंगाल से सभी अधिकारियों के तबादले कर दे तब भी टीएमसी ही जीतेगी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री बनर्जी ने गत दिनों निर्वाचन आयोग द्वारा बड़े पैमाने पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने दांतन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से भाजपा निर्वाचन आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है, ऐसा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कह रही हूं, भले आप सभी का तबादला कर दें, इससे हमारी जीत प्रभावित नहीं होगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके मन में निर्वाचन आयोग के लिए अगाध सम्मान है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं निर्वाचन आयोग से सवाल करना चाहती हूं कि आखिर क्यों लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के दौरान पुलिस बलों का नियंत्रण केंद्र के हाथों में होता है, क्यों नहीं ये निर्वाचन आयोग के अधीन होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग उनकी सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है और चुनौती दी कि आयोग उन्हें नोटिस भेजे। ममता बनर्जी ने कहा कि आप मुझे 10 चिट्ठी भेजिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पूछा कि क्यों भाजपा के सभी निर्देशों का अनुपालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जानना चाहा कि निर्वाचन आयोग भाजपा द्वारा अधिकारियों को हटाने की मांग पर कथित रूप से तुरंत कार्रवाई क्यों करता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम क्षेत्रीय दल हैं, कई अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां इस तरह से खत्म हो जाएंगी तो यह आपकी गलतफहमी है। भाजपा मुकाबला हार चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुकाबला हार चुकी है, इसलिए अधिकारियों को बदलने का खेल शुरू किया है। अधिकारी नहीं मतदान करते बल्कि जनता मतदान करती है। तृणमूल प्रमुख ने लोगों से कहा कि वे पड़ोसी राज्य ओडिशा से मत को लूटने के लिए लोगों को लाने वालों से सावधान रहें। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी कुछ दिनों से आरोप लगा रही हैं कि उनके प्रतिद्वंदी चुनाव में धांधली कराने के लिए बाहर से लोगों को ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे पास पुख्ता सूचना है कि उस पार्टी को जीत दिलाने के लिए ओडिशा से लोग लाए जा रहे हैं जो मत के बदले पैसे की पेश कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, बीजेपी उम्मीदवार ने किया अयोध्या की मुफ्त सैर कराने का वादा, इलेक्शन कमीशन ने थमाया नोटिस। जी हां दोस्तों, राज्य की पंडाबेश्वर सीट से बीजेपी उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी को मतदाताओं से चुनाव जीतने के बाद उन्हें अयोध्या में भगवान राम के मंदिर कराने का वादा करना महंगा पड़ा और उन्हें निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तिवारी ने यह वादा 2 जगह किया। पहली बार 21 मार्च को हरिपुर में एक जनसभा के दौरान और फिर पार्टी की एक सभा में। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपने जवाब में तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे वादे करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने अनभिज्ञ होने के लिए भी निर्वाचन आयोग से माफी मांगी। टीएमसी ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को की शिकायत। तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 22 मार्च को निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपने जवाब में तिवारी ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसे वादे करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने अनभिज्ञ होने के लिए
भी निर्वाचन आयोग से माफी मांगी। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार गुरुवार को शाम 5 बजे थम गया। इन सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा। पहले चरण की 30 सीटें आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पूर्वी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में फैली हुई है। इन क्षेत्रों को एक समय वाम दलों के प्रभाव वाला माना जाता था। इन सीटों पर चुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरती दिख रही बीजेपी के बड़े नेताओं ने पुरुलिया, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में रैलियों को संबोधित किया और सुनार बांग्ला बनाने के लिए वास्तविक बदलाव लाने का वादा किया। पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे, जबकि मतों की गिनती 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं नरेंद्र मोदी का विकल्प, मनीष सिसोदिया की राय। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां काफी अधिक हो गई। इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के करीब सभी दलों ने विरोध जताया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे अलोकतांत्रिक बताते हुए पीएम मोदी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यों से डरने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और पूरी केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के विकास कार्यों और जनता में लगातार बढ़ते विश्वास से भयभीत हो गई है। अब देश जान गया है कि पीएम मोदी का सही विकल्प अरविंद केजरीवाल ही हो सकते हैं। कहा, अरविंद केजरीवाल जनता से किए अपने सभी वादे पूरे कर रहे हैं। वे जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं, केवल वादे नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार फेल हो गई है। वह जब खुद कुछ नहीं कर पाती तो दूसरों को परेशान करने लगती है। पीएम मोदी दिल्ली सरकार के सभी अच्छे कामों में बाधा डालने में लगे हैं। जब उसमें भी सफल नहीं हो पाए तो वे दिल्ली सरकार के अधिकार ही खत्म करने में लग गए। इसके लिए वे कोई भी कदम उठा सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इसे देख रही है। वह इसको सहन नहीं करेगी और केंद्र की भाजपा सरकार जोरदार आवाज से सबक सिखाएगी। वे बोले कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 पास होना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सीएम केजरीवाल ने इस कानून के पास होने पर कहा था कि यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वह लोगों को सत्ता वापस दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा पिछले दरवाजे से दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए जीएनसीटीडी बिल के माध्यम से जनता से चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीन रही है। उपराज्यपाल के हाथ में सत्ता सौंपने के खिलाफ दिल्ली की जनता जोरदार लड़ाई लड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र को लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी, यह हिटलर का जर्मनी नहीं है। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ रहे आर्थिक और सैनिक संबंध को भारत की कूटनीतिक असफलता करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संकट को सुलझाने में देरी से केंद्र सरकार पाकिस्तान को राज्य में बढ़ रही बेचैनी का फायदा उठाने की इजाजत दे रही है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की है कि यदि किसी अन्य कारण से नहीं तो कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कृषि कानून रद्द किए जाएं। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर केंद्र सरकार को हट और अहंकार छोड़ने और तुरंत कृषि कानून वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह हिटलर का जर्मनी नहीं और न ही माओ जेडोंग का चीन है। लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। कैप्टन ने कहा कि आप यह क्यों नहीं सोचते कि ऐसे दौर में पाकिस्तान क्या करेगा। मुख्यमंत्री ने इतिहास से सबक सीखने पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान पंजाब में नौजवानों में पाई जा रही नाराजगी का फायदा उठाएगा, जैसा वह करता आया है। किसानों का आंदोलन तेज होने के बाद ड्रोनों द्वारा पंजाब में हथियारों की तस्करी बढ़ने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या दिल्ली सो रही है। राजनीति में अपने 52 वर्षों के तजुर्बे का जिक्र करते हुए कैप्टन ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद के सिर उठाने का दौर भी देखा है और पंजाब के मुख्यमंत्री की हत्या भी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक और सैन्य संबंध के कारण आज स्थिति बहुत खराब है, जो भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा, बेशक भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने में समर्थ है, लेकिन सवाल तो यह है कि भारत सरकार मुल्क के 2 बड़े दुश्मनों को एकजुट होने की इजाजत क्यों दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि जंग होती है और पाकिस्तान व चीन एक हो जाएंगे और पंजाब जंग के मोर्चे पर होगा, क्योंकि इसकी पाकिस्तान से 600 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ बड़ा घोटाला, सीबीआई ने बताया हजारों करोड़ की हेरफेर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े एक घोटाले का खुलासा किया है, जिसके बाद आर्थिक संकट में घिरी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर कपिल वधवान और धीरज वधवान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों भाई इस समय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद हैं। सीबीआई के अनुसार कपिल और धीरज वधावन ने 3 फर्जी व काल्पनिक होम लोन मंजूर किए हैं। साथ ही इसके लिए पीएमएवाई के तहत सरकार से 1880 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी भी हासिल कर ली। सीबीआई का कहना है कि दिसंबर 2018 में डीएचएफएल ने अपने निवेशकों को पीएमएवाई के तहत 88,651 होम लोन जारी करने और इनके बदले सरकार से 539.4 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी हासिल करने की जानकारी दी। डीएचएफएल ने निवेशकों से
1347.8 करोड़ रुपए की सब्सिडी बकाया होने की बात कही। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में डीएचएफएल ने माधवन बंधुओं ने 2.6 लाख फर्जी हाउसिंग लोन अकाउंट खोले, जिनमें से अधिकतर पीएम आवास योजना के तहत खोले गए। इसके बाद माधवन बंधुओं ने डीएचएफएल की काल्पनिक शाखाओं से सरकार से सब्सिडी क्लेम कर ली। यह सारा घोटाला मुंबई के बांद्रा स्थित डीएचएफएल शाखा में किया गया। सीबीआई ने जानकारी दी कि बांद्रा शाखा में खोले गए खातों से साल 2007 से 2019 के बीच करीब 14,046 करोड़ रुपए का होम लोन मंजूर किया गया। इसमें 11,755 करोड़ रुपए का लोन नकली कंपनियों से दिखाया गया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।